उसका कैंपस होगा और यूएई की अगर हम बात करें इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्यों भारत के लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है और इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात करें और भारत और यूएई के बीच में कोऑपरेशन जो है वो रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए क्यों ज़रूरी है, दोनों देशों के बीच में ट्रेड कोऑपरेशन कैसा है और अब जो नई चर्चा हो रही है वो है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम की बात हो रही है आरबीआई और यूए के बैंक के बीच में जो ये एग्रीमेंट हुआ है इसकी डिटेल्स क्या है और इससे भारत को क्या फायदा होता दिख रहा है। तो शुरुआत करते हैं एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत कि अगर हम यूएई को समझना चाहें तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और क्या खास बातें हैं यूएई में जो उसे भारत से जोड़ती हैं। देखिए पूर्णिमा जी, जो एमिरेट्स है, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे बोलते हैं, तो ये 7 सिस्टर्स का संगम है और पिछले साल इन्होंने 50 साल अपने पूरे किए हैं। जब हम 75वीं अपनी वो बना रहे थे तो ये 50 साल अपना मनाया। इससे पहले आपको पता है कि जो वेस्ट एशिया, जिसको यूरोपियन कंट्रीज मिडल ईस्ट बोलते हैं, ये भारत का एक एक्सटेंडेड नेबरहुड माना जाता है और उसमें खास तौर से ये जो गल्फ खाड़ी के जो देश हैं, जीसीसी कंट्रीज जिनको बोलते हैं, 6 कंट्रीज, वो और भी ज़्यादा क्लोज हैं। उस सब में भी यूएई एक बड़ा महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, बहरीन, तो ये सारे जो मुल्क हैं ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन सब कंट्रीज के साथ में बनी हुई है। अब यूएई जो है ये हमसे 2-2.5-3 घंटे की दूरी पर है। आप इसे सोच सकती हैं कि जैसे अगर और अरब खाड़ी के देश हैं ये, तो इंडियन ओशन में हमारे लिए बिल्कुल मिले हुए हैं और इसीलिए इनको एक्सटेंडेड नेबरहुड बोला जाता है भारत का। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की डेट में वो ये है कि हमारे रिलेशन तो इनके साथ हिस्टोरिकल हैं, सिविलाइजेशन हैं, दिलमुल सिविलाइजेशन के टाइम से। आप सोचिए जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉन्टेक्ट्स थे तो तब से चला आ रहा है। हम लोग जब 70s में यहाँ पर आप देखा करते थे, साथ जब तक ऑयल नहीं आया था इन लोग कंट्रीज़ के पास में, तब तक ये बहुत ज़्यादा भारत की तरफ आकर्षित थे। उसके बाद में बीच में ऑयल आया तो अमेरिका ने उनको वो करना शुरू कर दिया, तो सारे कंट्रीज़ जो हैं अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़ के उसमें आ गए कोल्ड वॉर के टाइम पे भी और उसके बाद में भी चलते रहे। लेकिन अब इनको ये लगता है, क्योंकि इनके खास सबसे बड़े मार्केट क्या है, इनका ऑयल, गैस, ये सब चीज़ें यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती हैं। तो ऑयल और गैस का सबसे बड़ा मार्केट है चीन और भारत, और उसके बाद जापान, साउथ कोरिया। तो अब इनको ये अपने इनकी नई पॉलिसी बनी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसके तहत उनका ग्रेटर फोकस जो है भारत की तरफ भी है और चीन की तरफ भी है। 2 कंट्रीज़ के साथ मैं कहूँगा ख़ास तौर से, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक तरह का कॉम्पिटिशन भी है। तो इसलिए भारत, जहाँ तक बात है, तो अगर आप खाली भारतीय मूल के लोगों की बात करें जो वहाँ पर हैं भारतीय लोग, वो लगभग हाईएस्ट नंबर जो है इंडियंस का गल्फ खाड़ी के देशों में सबसे ज़्यादा यूएई में है। 3.5 मिलियन लोग हैं, 35 लाख लोग जो हैं हमारे वहाँ रहते हैं। अब आप सोचिए कि खाड़ी से लगभग लोग हमारे $60 बिलियन भारत को भेजते हैं, जो लोग काम करते हैं वहाँ पे, और वो $60 बिलियन आपकी भारत की लगभग 1/10 जो हमारा टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसका हिस्सा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ट्रेडिंग रूट्स जो हैं इन कंट्रीज़ के साथ में, ख़ासतौर से यूएई के साथ में, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तक क्या हो रहा था कि 3 तरह की, जिसको 3 ई करके बोलता हूँ मैं, एक एनर्जी, दूसरा इकोनॉमी और तीसरा एक्सपेट्रिएट्स। ये 3 ई के ऊपर आधारित रही हमारे रिश्ते इनके साथ में, ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ बहुत साल पहले तक। बट जब से मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी आए या 2-4 साल पहले, उससे भारत में एक तरह का दोबारा से एक जो है जागृत हुआ कि भाई इन देशों के साथ हमें एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ही नहीं रखना है, खरीद फरोख्त की रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, हमारा इनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी उनकी सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर आप 70-80% अपना ऑयल और गैस यहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डिपेंडेंसी आपकी उन कंट्रीज़ के ऊपर में है। आपके भारतीय वहाँ इतने सारे हैं, उनके बारे में देखना है। तो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी और डिफेंस और ये सब चीज़ें जब उसमें लगी, तो अब हमारी, मैं कहूँगा पिछले 8-10 साल में मोदी जी के टाइम पे कहा जाए तो ये पीरियड उनके साथ करस्पॉन्ड करता है। तो उसमें जो है इन सब के साथ हमारे कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई, जिसका मतलब कि डिफेंस, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, जितने भी नए नए आयाम हैं उसके अंदर में हमारे इन लोगों के साथ में रिश्ते बहुत ज़्यादा बढ़े हैं।
इसका कारण आप आगे बढ़िए, ये क्या हुआ उसका रिजल्ट। हमने एक यूएई एक ऐसा कंट्री है मिडिल ईस्ट में जिसके साथ हमने कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, जिसको जी, सीपा बोलते हैं। जिसका जी, मतलब है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज 95% आपके गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो बिना हुँ, टैक्स बिना ड्यूटी के जा सकते हैं। वहाँ पे 6-7 हज़ार हमारी इंडियन कंपनीज हैं। आप सोचिए, जी, जो अबू धाबी में हमारा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वहाँ यूएई के अंदर में। हुँ, और दुबई जो है एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है, और दुबई हुँ, जो दुनिया का गिने चुने फाइनेंशियल सेंटर माना जाता है। दूसरा ये है कि दुबई के अंदर में हमारे इंडियंस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, टूरिज्म सेंटर भी है, अब सबको पता है दुबई के बारे में तो। और अबू धाबी जो है वहाँ की कैपिटल है। तो अबू जी, धाबी जहाँ प्रधानमंत्री अभी गए थे, वहाँ जो है ये उनकी 5वीं विज़िट है। आप अंदाज़ा लगा जी, सकती हैं हुँ, कि जब उन्होंने शुरुआत किया तो 2014 में प्रधानमंत्री आए, उसके बाद 2015 में सबसे पहला मुल्क मिडल ईस्ट में जो गए तो वो यूएई था। उसके बाद जी, में उनके जो वहाँ के राष्ट्रपति या क्राउन प्रिंस होते थे उस वक़्त, उनको हमने पहली बार रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया। उसके बाद उस मुल्क के साथ हमारे डिफेंस में, सिक्योरिटी में, ऑयल और गैस में काफ़ी बड़े-बड़े एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जो बड़ी अच्छी तरह चल रहे हैं। आज की डेट में यूएई हमारा तीसरा नंबर का ऑयल प्रोड्यूसर प्रोवाइडर है, और 2 जी, नंबर पे गैस सप्लाई करते हैं हमको वो लोग। तो हमारे लिए उनका बड़ा इम्पोर्टेंस है इस मामले में। दूसरी चीज़ ये है कि वो भारत को आज ये देख रहे हैं कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। तो ये जी, हर एक कंट्री अपने-अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। तो इसलिए उनका नेशनल इंटरेस्ट भी है कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करें ताकि रिटर्न्स उनको अच्छे मिलें, और दोनों के। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट भी भारत में बहुत ज़्यादा है। आपने सुना होगा कि अभी जो एक रिफाइनरीज़ के बारे में चाहे इन्वेस्टमेंट हो, या रियल एस्टेट में हो, या एग्रीकल्चर में हो, किसी भी चीज़ में, तो ये कंट्रीज़ जो हैं आजकल भारत की तरफ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और यूएई उसमें अग्रणी है। उन्होंने कमिट किया हुआ है कि हम $75 बिलियन जो है भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे इसका। तो इसलिए जो है ये रिलेशनशिप जो आप देख रही हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि यूएई खुद को एक है तो इस्लामिक देश, लेकिन अपने आप को एक टॉलरेंट नेशन की तरह दुनिया के सामने पेश कर रहा है। चाहे वहाँ पोप की विजिट हो, या प्रधानमंत्री मोदी के जाने के वक़्त में आपने देखा होगा एक हिंदू टेम्पल के लिए अबू धाबी में बड़ी लैंड दी गई, जो अभी जी, टेम्पल अंडर जी, कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि हमारे लोगों के लिए ये एक समस्या हुआ करती है कि एक तो टेम्पल्स वगैरह नहीं होते हैं, अलाउ नहीं करते हैं इस्लामिक देश, जी, और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर जैसे क्रिमेशन किस तरह किया जाए, वो भी एक बड़ी बात होती है, दोनों चीज़ें। तो उस सब का बड़ा ख़्याल रखा जाता है। जहाँ तक है, इसीलिए जो पहले सऊदी अरेबिया में हमारे सबसे ज़्यादा इंडियन हुआ करते थे, आज की डेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर जो है वो दुबई और अबू धाबी और यूएई जो साथों हैं वहाँ पर हैं। तो आप इससे देख लीजिए कि कितना बड़ा हमारा इनका। अब रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर गए तो एग्रीमेंट भी साइन हुए, उसमें 2 एग्रीमेंट अहम हैं। एक तो, क्योंकि जब इतनी मीटिंग्स होती हैं तो बार-बार चीज़ें जी, बढ़ती हैं, लेकिन सबसे हुँ, चीज़ जो की गई इसमें, वो ये है कि टेकिंग स्टॉक, कि हुँ, क्या जो हमने एग्रीमेंट किए उसका कहाँ तक फलीभूत हुए, क्या आगे बढ़ा बात, या हुई कि नहीं हुई। तो इससे हुँ, आप अंदाज़ा लगाइए, आज की डेट में यूएई हमारा 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और जी, जब से हमने इनके साथ वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया, तो 20% का ग्रोथ हुई है 1 साल के अंदर, ट्रेड के अंदर। जी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं। पाकिस्तान, जहाँ हमारा डायरेक्ट ट्रेड नहीं है, आधे से ज़्यादा ट्रेड इधर से होकर के, दुबई से होकर के जाता है, वहाँ पाकिस्तान भी। तो आप ये जी, सारा, क्योंकि यूएई एक ट्रांज़िट पॉइंट है, और हुँ, इसलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है। दूसरी चीज़, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं आज की डेट में। ये मुल्क अपने आप को ऑयल से डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी हो, तो आज की डेट में आप देखिए क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा एक मुद्दा है। तो जी, इस साल वो भी जो है COP28, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हाँ, बोलते हैं, मीटिंग 28, उसको हुँ, दुबई हेड, यूएई जो है उसका इंचार्ज है, प्रेसिडेंसी उनके पास है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ के जो राष्ट्रपति, उनको G20 में भी बुलाया, तो जो स्पेशल गेस्ट हैं उसमें भी वो शामिल हैं। तो इससे अंदाज़ा आपको लग सकता है कि कितनी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हमारे लिए है। और सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ जो अचीवमेंट हमारी इस रिलेशनशिप की है, वो ये है काउंटर टेररिज्म में। पहले सारे लोग इस वजह से इनके साथ डील नहीं किया करते थे कि भाई कहीं ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादा साथ में हैं, लेकिन आपने देखा, चाहे पुलवामा अटैक हो, आर्टिकल 370 की बात हो, या बालाकोट स्ट्राइक्स हो, हर जगह उन्होंने भारत का साथ दिया है, भारत की अंडरस्टैंडिंग रखी है। तो ये एक बड़ी बात है मैं समझता हूँ, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेररिज्म भारत के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
जी, काफ़ी पहलुओं पर आपने इस पूरी अपनी जो राय रखी है, अपनी बात रखी है, उसमें अपने ट्रेड रिलेशन की बात कर दी है आपने, अपने स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात कर दी है आपने और जिस तरह से दोनों देशों के बीच में जो कोऑपरेशन की बात होती है, तो ये कहा जाता है कि रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए दोनों देशों में कोऑपरेशन क्यों महत्वपूर्ण है। और अगर हम कुछ एरियाज़ की बात करें जिसमें कि कल्चरल एक्सचेंज या पीपल टू पीपल टाइज़ की बात आती है, तो दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि एक बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं, वो यूएई में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि हाईएस्ट नंबर इंडियंस हैं, 3.5 मिलियन इंडियंस वहाँ रहते हैं। साढ़े 9 लाख या 90 लाख लोग रहते हैं टोटल, सारे कंट्रीज़ में मिला कर के यहाँ पर गल्फ़ खाड़ी में। और उसमें से ये 1/3 से ज़्यादा जो हैं, वो यूएई में रहते हैं, जो वहाँ की उनकी खुद की अमीराती पॉपुलेशन से ज़्यादा है, एक तरह से सोचे तो आप। जी, तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जाएँगे वहाँ पर शिकागो, दुबई में जाएँ, इधर जाएँ, तो आप देखेंगे कि मलयाली और ये सारी इंडियन लैंग्वेजेज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो ज़्यादातर इवन वहाँ के लोकल लोग भी उस लैंग्वेज में बात करते हैं। जब आपने देखा कि हमारे केरला में बड़ी फ्लड्स आई थी जिस वक़्त लास्ट टाइम, तो सबसे आगे जी, बढ़ कर के यूएई ने सपोर्ट किया था वहाँ के, क्योंकि वहाँ से लोग जाते हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन है भारतीयों का, उसको ये लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं। और जी। इंडियन लेबर कहिए या इंडियन प्रोफेशनल्स कहिए, क्योंकि आज की डेट में ब्लू कॉलर लेबर जिसको बोलते थे ना, प्योर लेबर, हुँ, हुँ, हुँ। अनस्किल्ड लेबर, उससे जी, लेकर के आजकल स्किल्ड और प्रोफेशनल इंडियंस जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे मैंने कहा 5,000 6,000 तो हमारी बिजनेसेस ही हैं वहाँ पे, बल्कि शायद अब और भी बढ़ गई हो, जो इंडियन कंपनीज हैं वहाँ पे ऑपरेट करती हैं वहाँ से। तो इस तरह की इतनी हैं, वो और एम्प्लॉय करती हैं। हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने एमआईटी वगैरह जिन्होंने अपने कैंपसेस खोले हुए हैं वहाँ पर यूएई में। और अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी की विजिट में आईआईटी का भी हुआ है। तो जी, आईआईटी दिल्ली हर का जगह कैंपस अबू जी, धाबी में आईआईटी खुलेगा। दिल्ली का कैंपस खुलेगा, क्योंकि वो अपने आप को एक एजुकेशनल हब के रूप में भी बना रहे हैं। तो जो दुनिया की जी, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनको वो वहाँ पर इनवाइट करते हैं कि आप अपना ओवरसीज़ कैंपस यहाँ बनाइए। तो उसमें जी, भारत का आईआईटी तो सब जगह माना ही जाता है, तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे भी बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स आते हैं, रहते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे हज़ारों अरबी लोग यहाँ पर रहते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो एक तरह का पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है, हिस्टोरिकल है, सिविलाइजेशनल है, एप्रिशिएटिव है, म्यूचुअली सस्टेनिंग है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है एक बहुत बड़ा बॉन्ड है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो हर बार वहाँ पर सारे इंडियंस के साथ बड़ी मुलाकात करते हैं, चाहे उनके कैंप्स में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वहाँ पर जाकर उसको देखते हैं। उनके कोई इश्यूज़ हैं, उनको लेबर इश्यूज़ हैं अगर कहीं पे भी, तो उसको रेज़ किया जाता है। तो भारत सरकार भी एक तरह से, मैं कहता हूँ हमेशा से, मैंने तो अपने डिप्लोमेटिक करियर में यही देखा है कि वेलफेयर ऑफ अपने इंडियंस का जो है वो बड़ी प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जी। तो अगर हम बात करें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम की और जो कहा जा रहा है कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होगा वो लोकल करेंसीज में हो पाएगा। अगर इसकी डिटेल्स आप हमें समझा पाएँ इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? इससे जो कारोबारी हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर आपको याद हो तो 70 तक लगभग, जी, 60-70s में इंडियन रुपी जो था ना, लीगल टेंडर हुआ करता था हिंदीज़ कंट्रीज़ में। तो वहाँ पर आप अपना इंडियन रुपी ले जाइए और बदल सकते थे लोकल करेंसी में, पहले ऐसा हुआ करता था। बाद जी, में डॉलर एक मेजर करेंसी बन गया, हालाँकि इन सब देशों की अपनी-अपनी करेंसीज़ हैं, जैसे यूएई की करेंसी दिरहम है, जी। तो हमारा है रुपया। तो चक्कर क्या है कि अगर हम हर एक ट्रांज़ैक्शन डॉलर या किसी थर्ड करेंसी के थ्रू जाते हैं, तो जो हुँ, ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट होती है, बैंकिंग कॉस्ट होती हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उससे हमें काफ़ी लॉस होता है, बिज़नेसमैन का काफ़ी लॉस होता है। तो अब ये हो गया है कि आपका रुपये और दिरहम के अंदर जो ट्रेड होगा, उसमें आप रुपये में पे कर सकते हैं, यूएई वाले अपना दिरहम में पे कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं ट्रेड में, सबसे बड़ा एक ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट के जो करेंसी एक्सचेंजेस में, और दूसरी जो जी, होती है ट्रैवल और लॉजिस्टिकल कॉस्ट। सो ये दोनों अगर रिड्यूस हो जाती हैं तो उसकी वजह से काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ता है। और दुबई हमारा, जैसे मैंने कहा, तीसरा लार्जेस्ट पार्टनर है, तो इसलिए वहाँ पर ट्रेड करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपको मैं इतना कह सकता हूँ कि वहाँ की जो सिस्टम्स हैं, ट्रेडर्स के लिए हों, चाहे बिजनेसमैन के लिए हों, चाहे एस्टेब्लिश करनी हो कंपनी, आप 48 घंटे में कोई भी कंपनी सेटअप कर सकते हैं वहाँ पर। उनके सिस्टम्स इतने स्मूथ हैं उन मुल्कों में कि बड़ी अच्छी बात है। और ईज़ ऑफ बिज़नेस जो है काफ़ी अच्छी है वहाँ पर। तो ट्रेड करने वालों के लिए तो ये फ़ायदा है। जो लोग जी, इन्वेस्टमेंट ढूँढ रहे हैं उनको वहाँ इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स भी वहाँ पे अच्छे मिलते हैं। जॉइंट वेंचर आप कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की बातें जो
मतलब करने की, वो बिजनेसमैन जानता है कि उसको क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कॉस्ट और अनसर्टेनिटी। देखिए क्या जी, हुआ है, जो ये अभी वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, इसमें हमने एक चीज़ देखी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का वेपनाइजेशन हुआ, जी, एनर्जी का वेपनाइजेशन हुआ, फूड फर्टिलाइजर का वेपनाइजेशन हुआ। तो ये एक दुनिया में सबको एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। तो इसीलिए भारत ने अपना जैसे यूपीआई है या रुपे कार्ड है, ये इंटरफेस जो है यूपीआई पेमेंट सिस्टम, अभी अभी प्रधानमंत्री फ्रांस में भी गए थे, तो फ्रांस में भी इसी तरह का एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें कि दे विल एक्सेप्ट यूपीआई। तो इससे क्या होगा कि जी, आपका रुपी जो है उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो एक तरह का जैसे आप कह सकते हैं अपना एक डॉलर है ये। तो जी। अगर उसकी तरह देखें तो आज की डेट में 20-22 कंट्रीज ने जो है इस चीज को एक्सेप्ट किया है, और यूएई उसमें एक बड़ा मुल्क है। जी। तो अगर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स को बताई कि किस तरह से ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है, इससे किस तरह से आम लोगों को भी सहूलियत होगी और कारोबारियों को भी। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा पर, 1 दिन की ये यात्रा थी और ये जो है 5th विज़िट यूएई में रही प्रधानमंत्री की। और अगर वेस्ट एशिया में बहुत ही हमारा एक मजबूत पार्टनर है और समय के साथ यूएई के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हुए हैं। ऐसे में अगर हम प्राइम मिनिस्टर की पीएम मोदी की इस यात्रा को देखें तो रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के नजरिए से ये यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे लिए तो पूरा रीजन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जी, उसमें भी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज़ हैं, 6 कंट्रीज़ मैंने जो बताए, वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इसलिए क्योंकि वो एनर्जी की सप्लाई के लिए, तो चूँकि हुँ, ये कंट्रीज़ इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, तो यहाँ इन कंट्रीज़ की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ताकि वैल्यू सप्लाई चेन्स पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे इतने सारे वहाँ इंडियंस रहते हैं, 9 मिलियन, तो उन इंडियंस की सिक्योरिटी, सेफ्टी, वेलफेयर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। तो ट्रेड के हिसाब से देखें, एनर्जी के हिसाब से देखें, फूड सिक्योरिटी के हिसाब से देखें, फर्टिलाइज़र सिक्योरिटी, तो इन सब चीज़ों में ये मुल्क पे हमारी भी डिपेंडेंसी है और उनकी भी हम पर थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी है। तो अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक नाम सुना होगा आपने, I2U2 करके एक जी, हुँ, ये 4 कंट्रीज़ का, जिसमें इंडिया है, यूएई इज़राइल, है, यूएसए है और इज़राइल है। ये 4 जी, मुल्क जो हैं मिलकर के इन्होंने अपना एक ग्रुपिंग बनाया है, जिसमें ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किस तरह से किया जाए जो सबके लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। उसमें जो है एक फूड कॉरिडोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ है, और वो फूड कॉरिडोर $2 बिलियन जो है वो यूएई उसको फंड कर रहा है पूरी तरह से। तो यूएई के लिए एक तरह से फूड सिक्योरिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अभी इम्पैक्ट हुई है इस वॉर के ज़रिए। दूसरी चीज़, दोनों मुल्कों के अंदर एक बड़ी फॉरेन पॉलिसी के रिलेशंस में मैं कहूँगा कि एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, भारत उसको बहुत ज़्यादा करता है। उसमें यूएई भी जो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करने की कोशिश करता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री की ये जो विज़िट थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भई हम जो इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, जो एग्रीमेंट्स हमने साइन करे हैं, जो नई चीज़ें आने वाली हैं आगे, चाहे वो COP 28 हो या भारत की G20 प्रेसिडेंसी हो, इन सब में हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके दोस्त आपके साथ होंगे, उतना ही आपका खुद का अस्तित्व और ज़्यादा बढ़ता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। आपके और मैं अंत में कहूँ चाहूँगी कि आपके कंक्लूडिंग कमेंट, क्या कुछ चैलेंजेज़ हैं या हमें किन ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ और काम करने की ज़रूरत है? अ, देखिए, सारे दुनिया में इस वक़्त एक नया तरह का ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, जिसको हम जी, कह रहे हैं कि ट्रांज़िशन, क्योंकि पैंडेमिक के बाद, उसके बाद ग्लोबल ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, इस सब से जो व्यवस्थाएँ थी, वो सब चरमरा रही हैं। नए-नए इक्वेशंस डेवलप हो रहे हैं। भारत जो है एक मल्टीपल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ज़्यादा सपोर्ट करता है कि किसी तरह से इस तरह का ऑर्डर हो। लेकिन जो दूसरे मुल्क हैं, वो कोल्ड वॉर 2.0 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत जो है उन मुल्कों के साथ जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, क्लोज़ संबंध हैं, स्टेक होल्डरशिप है,
जैसे यूएई कहिए या और भी खाड़ी के देश हैं, या अभी प्रधानमंत्री इजिप्ट भी गए थे, वहाँ इजिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए। तो इन सब के साथ में मिलकर के क्या हम अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक नया ग्रुपिंग बना सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ तो भारत है ही, और उसमें ये सारे मुल्क भी, चाहे भले ही रईस मुल्क हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को वो उसी तरह प्रोजेक्ट करते हैं कि वो ग्लोबल साउथ का एक हिस्सा है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और चैलेंज ये रहेगा सबसे बड़ा कि चाइना हमारा मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज है। और एक बड़ी अच्छी बात जो हुई है जी, पिछले 10 सालों में, मैं समझता हूँ 9 साल में, वो ये है कि आज की डेट में ये मुल्क समझ गए हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है और इंडिया के जी, खिलाफ करता है। इसलिए इनकी ओपिनियन बहुत बदल चुकी है। अब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनको ये पता लग गया कि भारत भी दूसरे तीसरे नंबर का इस्लामिक मुल्क है, और भारत जो है किस तरह की वैल्यू सिस्टम्स के साथ चलता है, किस तरह की अप्रोच है, किस तरह का दुनिया में एक हेफ्ट है। तो इसलिए अब वहाँ पर बड़ा चेंज आया है। लेकिन चाइना साइमल्टेनियसली बहुत बड़ा होता जा रहा है उस रीजन के अंदर में। तो एक टाइम अगर हमारा उनके साथ में इसी तरह का कंपटीशन चलता रहेगा, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, तो हमें देखना पड़ेगा कि अपनी स्ट्रेटजी आगे जाते हुए क्या होती है, रीजनली भी, बायलैटरली भी, और सब रीजनली भी।